हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। सबसे पहले जिन साथियों ने आज अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है, उन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद। और जिन भी साथियों ने आज के दिन इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पुराने सभी लेक्चर को देख लें। उन सभी लेक्चर को देख कर ही आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करें, क्योंकि पुराने सभी लेक्चर को हमने कंप्लीट करवाते हुए प्रस्तावना, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में, संविधान सभा के बारे में, संविधान के स्रोत के बारे में, भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ा दिया है। हम जो अब पढ़ रहे हैं वो भाग 3 के बारे में पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम लोगों ने समानता का अधिकार कल देख लिया था। आज हमको उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करना है। उस आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम आज के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज का जो टॉपिक हमें कंप्लीट करना है वो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। हम स्वतंत्रता का अधिकार जब पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है यहाँ पर, और संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो हम आज बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 से 22 की। यहाँ पर बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, आर्टिकल 19 से 22। तो आर्टिकल 19 से 22 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19 कहता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन इस समय पर टोटल 6 है। 19(1) कहता है बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप इस देश के अंदर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको है। 19(2) कहता है बिना हथियारों के एकत्रित होने की तथा सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत जैसे देश में सभा भी कर सकते हैं, लेकिन वो सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर आप कोई भी संगठन बनाना चाहते हैं तो आप वो संगठन भी बनाने की स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(3) देता है। 19(4) कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टेक के अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, लेकिन इसका एक अपवाद है कि भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आप अबाध रूप से नहीं घूम सकते। वहां पर आपको इनर परमिट वीज़ा बनवाना पड़ेगा। इनर परमिट वीज़ा बनवाए बगैर आप वहां पे घूम भी नहीं सकते। इनर परमिट वीज़ा का मतलब होता है कि ये एक लाल रंग का वीज़ा होता है जो आपको इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ के लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और आपका पर्पस क्या है आने का। अनुच्छेद 19(5) कहता है किसी भी क्षेत्र में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(7) कहता है। तो ये टोटल स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं आर्टिकल 19 के तहत। और आर्टिकल 19 में एक और आर्टिकल था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। तो ये हमारा है आर्टिकल 19। अब हम आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि सजा, यानी अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। तो यहाँ पर संरक्षण कैसे मिलेगा कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, अपराधी पर अपराध करने के समय का कानून लागू होगा, किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही मान्य नहीं होगी। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन तीनों पॉइंट का मतलब है कि किसी व्यक्ति को केवल एक अपराध की सज़ा दी जाएगी। जैसे आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवी देखी होंगी, तो पुराने ज़माने की मूवी में हमेशा एक चीज़ बताई जाती है, और वो ये बताई जाती है कि वहाँ पर एक व्यक्ति को जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसको सज़ा दे दी गई, और जुर्म किसी और ने किया। बाद में जब वो रिहा होकर आता है तो उसको पता चलता है कि वो जुर्म करने वाला व्यक्ति कोई और था। जब वो वाकई में वो जुर्म कर देता है, फिर उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस करता है, तो अदालत कह देती थी उस मूवी में कि इनके ऊपर ये सज़ा का प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सज़ा भुगत के आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक अपराध के लिए एक सज़ा का प्रावधान। दूसरा, अपराधी पर अपराध करने के समय का कानून लागू होगा। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने आज के दिन कोई अपराध किया या किसी का मर्डर किया, तो आज के समय मान लेते हैं कि सज़ा का प्रावधान है 5 साल मर्डर का। तो अब जो उसको सज़ा होगी कालांतर में, तो ना ही वो उस समय के सज़ा के प्रावधान के हिसाब से होगी, ना पहले के। जिस समय पर सज़ा उसने जो हत्या करी थी उस समय जो कानून था, उसी कानून के तहत उसको क्या होगा, सज़ा दी जाएगी। तीसरा कह रहा है कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही मान्य नहीं होगी। आप लोगों ने एक बहुत ही चर्चित फिल्म है दिलवाले मूवी में अजय देवगन की मां को जब किडनैप कर लिया जाता है, तो अजय देवगन अपने जो जुर्म उसने किया नहीं होता है वो उसको खुद कबूल करता है, लेकिन अदालत उसको नहीं एक्सेप्ट करती। अदालत कहती है
कि जब तक इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता तब तक हम इसके दी हुई गवाही को नहीं मानेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि कोई व्यक्ति अगर खुद के खिलाफ भी गवाही देना चाहे तो भी अदालत क्या करेगी, उसकी गवाही को मान्य नहीं करेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 21 का कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 का कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है हिरासत और गिरफ्तारी में के संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताना होगा। मान लो अगर कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई तो पुलिस वालों को ये कारण बताना पड़ेगा कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा, जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। उसे अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार देना होगा। लेकिन आर्टिकल 21 का एक हम आपको वो बता देते हैं। एक केस था गोपालन केस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1950 का। उस 1950 के केस में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन जब मेनका गांधी वाला केस 1978 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोपालन केस को उल्टा कर दिया। उन्होंने बोला कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अगर बात आएगी तो अगर कोई व्यक्ति राज्य के खिलाफ उसको लगता है कि राज्य उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है तो राज्य सरकार के खिलाफ भी वो मुकदमा दायर कर सकता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का एक्सपेंशन था, जिसे किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था गोपालन केस का हवाला, गोपालन केस को रिवर्स करते हुए। पहले बताया गया पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, यानी एक व्यक्ति को अगर दूसरे व्यक्ति से अपनी जान का खतरा मालूम पड़ रहा है तो केस होगा, सरकार के विरुद्ध नहीं। लेकिन मेनका गांधी केस में बोला गया कि सरकार के विरुद्ध आप कर सकते हैं अगर राज्य के खिलाफ आपको लगता है तो। ये रहा आपका आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। 23 से 24 जो आर्टिकल बात करता है वो बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो आर्टिकल 23 कहता है बलात्श्रम तथा दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, किसी भी व्यक्ति से बेगारी तथा जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। बलात्श्रम का मतलब होता है बड़े पैमाने पर मधुआ मजदूरी करवाना। दुर्व्यापार और प्रतिबंध मतलब कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी होती है, जैसे महिलाओं को बेच दिया जाता है, पुरुषों को बेच दिया जाता है, खरीद फरोख्त की जाती है। खरीद फरोख्त क्यों की जाती है? उनको बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए। तो इस पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने, खानों या किसी जोखिम वाला काम नहीं करवाया जा सकता, उस काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये आर्टिकल 24 कहता है। फिर आर्टिकल 25 से 28 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। आर्टिकल 26 कहता है कोई भी अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकता है और इसके अंतर्गत कुछ भी मतलब ग्रंथों को भी पढ़ने की अनुमति दी जाती है। आर्टिकल 27 राज्य किसी धार्मिक कार्य के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए धन के ऊपर कोई टैक्स नहीं ले सकता। आर्टिकल 28 सरकारी पैसों से चल रहे किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा, देखो यहाँ पे लिखा है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 28 में लिखा है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, आर्टिकल 28 कहता है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 28 के तहत। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी एक भारत जैसे देश में रह रहे हैं जो कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर चल रहा है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में किसी भी संस्था को या किसी भी शैक्षणिक संस्था को ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो वहाँ पर अपने वर्ग के लोगों को अपने धर्म की शिक्षा दे। जैसे मुस्लिम्स के लिए ये व्यवस्था की गई है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रहना तो हम लोगों को एक साथ ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ ही में रहना है। तो अगर ऐसा करना भी है तो हिंदुओं को मुस्लिम को हिंदू के टेक्स्ट पढ़ाने जाने चाहिए, ताकि हम लोग एक दूसरे की संस्कृति भाषा को समझें। तो इस तरीके से मैं तो इस आर्टिकल के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ संविधान कहता है तो अब ये चल रही हैं चीज़ें, तो ये चलती आ रही हैं, तो ये चलती रहेंगी शैक्षणिक संस्थानों में। लेकिन ये एक वर्ग के लिए क्यों है? फिर ये सभी वर्गों के लिए होना चाहिए ना। फिर हिंदुओं को फिर मंदिरों में स्कूलिंग दी जानी चाहिए, गुरुकुल होने चाहिए, पर वैसा तो नहीं होता। तो ये चीज़ आर्टिकल 28 की एक खामी है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक जो आप सांप्रदायिकतावाद देखते हो वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं।
फिर 29-30 कहता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, उसे भाषा जाति धर्म के आधार पर किसी संस्था में जाने से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी चलाने के लिए धन देगी। अनुच्छेद 31 क्या कहता है पैतृक संपत्ति की चर्चा जो मूल अधिकार या 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर 300 का में जोड़ दिया गया है। तो ये आर्टिकल 31 अब हमारे यहाँ पे नहीं है, तो हमारा 29-30। तो हमने आज देखा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 19 से 22 देखा, फिर हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, फिर देखा हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। कल हम देखेंगे, उसके बाद हमने देखा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। कल हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 35। कल हमारा मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से आपको ये आर्टिकल समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा ग्रास्प हो, ज़्यादा कंटेंट मिले और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप याद कर पाए, आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए मैंने इस टाइप का कंटेंट बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जितने भी साथियों ने आज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया है उन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद। और तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, पढ़िए, पढ़ाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। टेक केयर। मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर।